जय हिंद मेरे बच्चों, मैं सुमित सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स वाले सर पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 5.2 एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा सिरदर्द है और इस सिरदर्द का मैंने बहुत ही अच्छा एक इलाज ढूंढ लिया है। जी हाँ मेरे बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 के सिर दर्द की केवल एकमात्र दवा है और वो दवा है इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। इसका मतलब कि ये फार्मूला, जी हाँ बच्चों, ये फार्मूला जो है ना इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज के सिर दर्द को खत्म कर देगा। मतलब एक ही फार्मूला जो है आपकी पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। बस आपको इस फार्मूले के कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बचने वाला है या एग्जाम में छूटने वाला है। क्वेश्चन की भले ही वो डिजिट चेंज कर दे या मोड चेंज कर दे, लेकिन आप क्वेश्चन को 101% करके जरूर आएंगे। तो सबसे पहले अपना फार्मूला देखते हैं। फार्मूला दे रखा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रेकेट एन माइनस वन इंटू डी। जी हाँ बच्चों, इसके अंदर पहले तो मैं बता दूं, ये जो ए एन है ना, इसका क्या मतलब होता है। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। किसी भी एपी के अंदर या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो सबसे आखिरी वाली टर्म होती है उसको लास्ट टर्म बोलते हैं। लास्ट टर्म को हम किसी डिनोट करते हैं ए एन से, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ए आप पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। ए को कहा जाता है फर्स्ट टर्म और उसके बाद आता है डी मींस होता है आपका कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे दिख रहा है आपको नया जो है एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब जितनी भी आपको टर्म्स दे रखी है उनकी संख्या है, ठीक है। मतलब आपको अगर कोई एपी दे रखा है 5 टर्म वाली है, 6 टर्म वाली है, 10 टर्म वाली है, 100 टर्म वाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितनी भी टर्म दे रखी है उसमें उसका जो लास्ट नंबर, मतलब कितने टोटल नंबर दे रखे हैं, उसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रेकेट एन माइनस वन इंटू डी। अब फार्मूला अगर याद हो ही गया है तो जल्दी से देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 का जो कि दे रखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स। आपको जो है जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको फिल करना है, ठीक है। गिवन दैट ए इज अ फर्स्ट टर्म, जिसमें आपको ए फर्स्ट टर्म दे रखी है, डी इज अ कॉमन डिफरेंस, डी जो कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एपी। मतलब ए एन जो है उसकी nth टर्म है। nth टर्म मतलब सबसे लास्ट वाली टर्म है। मैं आपको एक चीज और बता दूं बेसिक इसके अंदर सबसे पहले, कि जो आपका फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, इसमें जो ए एन है वो आपका लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म को आप एल से भी डिनोट कर सकते हैं। हाँ मेरे बच्चों, आप अगर चाहें तो इस फार्मूले को ए एन ना करते हुए एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला आपको बेसिकली लास्ट टर्म के लिए बताया जाता है। तो लास्ट टर्म को आप एल से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है ए एन से ही करना है तो उससे भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के वैसे ही यही काम आना है। पर अगर एल भी रख देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है ए एन और ए में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए सिंपल से वो एल रख दे। एल से याद भी रहेगा कि लास्ट टर्म रखना है, और नहीं तो आपका काम तो चल ही रहा है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पहला ही जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, मैं आपको आपकी स्क्रीन पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जितने भी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है उसको मैंने इस पेपर पे यहाँ पे लिख लिया है, ताकि मैं आपको बारी बारी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करके इनके जो ब्लैंक्स है हम उन्हें फील कर सके, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है जिसमें ए हमें दे रखा है 7, डी हमें दे रखा है 3, एन हमें दे रखा है 8 और हमें ए एन फाइंड करना है। जैसे ही हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे फिल कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें जो ए दे रखा है डी मिसिंग है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में हमारा ए मिसिंग है तो हमें फाइंड करना होगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा एन मिसिंग और लास्ट क्वेश्चन में अगेन हमारा ए एन मतलब लास्ट टर्म मिसिंग है। तो इसको करने का एक ही तरीका, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये पूरा सिर दर्द है तो इसकी एक ही दवा है और उस दवा को हमें आखिरी तक अप्लाई करना है। देखते हैं अपने क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होते हैं। सारे क्वेश्चन को हम जल्दी से चुटकियों में केवल एक दवाई मतलब एक फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिया है कि जो चीजें हमें दे रखी है उसको हमने लिख लिया 738, मतलब कि ए डी और एन दे रखा है, हमें निकालना है ए एन, इसलिए मैंने टू फाइंड करके यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले वी नो दैट, ठीक है। डब्ल्यू के टी लिख दिया, वी नो दैट। वी नो दैट इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला रख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रेकेट एन माइनस वन और इनटू में होता है आपका डी, ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर हम हमारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन करना होगा बस छोटा सा। ए एन तो हमें फाइंड करना है इसलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 7 प्लस अंडर ब्रेकेट एन, एन कितना दे रखा है 8 और माइनस वन इंटू डी कितना दे रखा है हमें
3। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी हमने एज इट इज यहाँ पे पुट कर दी। बस अब हमको इसका कैलकुलेशन करना है, बड़ा सिंपल सा। बोर्ड मास लगेगा इसमें, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये ऑफ सॉल्व होगा, मतलब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, देन हम प्लस करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए बोर्ड मास को लेके, तभी आप इस क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सही कर पाएंगे। तो ए एन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 7 प्लस इसमें से माइनस होगा, मतलब 8 में से 1 जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 7, और बाहर कौन चल रहा है आपका 3, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3, मतलब कितना हो जाएगा ये 21। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, मतलब 7 में 21 को जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, प्लस का साइन है, तो ए एन इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 28। ठीक है, इस तरीके से हमें ए एन मिल गया। अब जब ए एन मिल गया तो हम उसको काय में लिख सकते हैं, हमारे जो ब्लैंक है उसमें लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लैंक। अब हमें ए एन की वैल्यू मिल गई 28, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 28। तो हमने हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया। अब हमें अपना सेकंड आंसर ढूंढना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या दे रखा है उसने, ए दे रखा है, डी मिसिंग है, एन हमें दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ, मतलब लास्ट टर्म क्या है 0। तो इन सारी वैल्यू को रख के हम अपना सेकंड क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखते सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी जो जो बातें दे रखी है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मतलब गिवन में हमें ए दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन तक दे रखा है, मतलब हमें डी यहाँ पे निकालना है। तो अगेन एंड अगेन हम यही सेम फार्मूला यहाँ पे रखेंगे। इट्स मीन की वापस से हमारे सिरदर्द की वही गोली लेंगे और उसके बाद इसको जो है आगे सॉल्व कर लेंगे। तो फार्मूला क्या बनता है, हमारा फार्मूला बनता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रेकेट एन माइनस 1 और इनटू में हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू तो दे रखी, तो मैं 0 रख दूं यहाँ पे सीधे, इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है आपका माइनस का 18, तो मैं रख देता हूँ माइनस का 18। ठीक है, प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 और माइनस 1 तो दे ही रखा है फार्मूले के अंदर, और डी हमको दिया नहीं, इसलिए हम डी को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब बेसिक सा कैलकुलेशन अगेन, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 माइनस का 18 और प्लस 10 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका n। ठीक है, और साथ में इधर कितना चल रहा है d। अब देखो आप इसको अभी जोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि d इसके मल्टीप्लाई में। ठीक, आप इसको अभी जोड़ भी नहीं पाएंगे। अगर ये माइनस का 18 में उठा के इधर ले आओ तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 18, है ना। और यहाँ पे जो है 9d तो चल ही रहा है, क्योंकि 9 में d का मल्टीप्लाई होगा तो 9d। ये जो है आपका अल्जेब्रिक नंबर हो जाएगा, मतलब इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद ये अल्जेब्रिक नंबर बन जाएगा, तो इसमें इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। तो नंबर को नंबर के पास भेजना पड़ेगा, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, मतलब 0 में जुड़ेगा तो 18 ही रहेगा। बाकी बचा 9 अब मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो काय में बन जाएगा डिवाइड में। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, d इज इक्वल टू 18 अपॉन में 9, और ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ पे 9 टू जा कितना हो जाएगा आपका 18। इट्स मीन कि आपका जो डी का वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा 2। आप इसको लिख दोगे बॉक्स में, और यही वाला आंसर आप लिख दोगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, इसका मतलब कि यहाँ पे। ठीक है, तो आपको आपका सेकंड क्वेश्चन का ब्लैंक भी मिल गया। अब आपको थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म मतलब कि ए ढूंढना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो चीज दे रखी है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख ली। इसका मतलब कि गिवन यहाँ पे आपको जो है डिफरेंस दे रखा है -3, एन दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं कितने 18, साथ ही साथ ए एन आपको दे रखा है -5। आपको ए निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है। अच्छा, वी नो दैट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इतना, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, और आप भी वैसे, क्योंकि ये तो बेसिकली जो हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इतना जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जब आप इसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में, आपको सॉल्यूशन करना पड़ेंगे, तब जाके आप इन चीजों को अच्छे से मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपके वर्डिंग्स बढ़े और आपको जो है इसके पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे फार्मूला लिखता हूँ। इसका फार्मूला बन जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रैकेट एन माइनस 1 और इनटू में होता है इसका डी। अब ए एन हमको दे रखा है, ए एन कितना दे रखा है -5, मैंने रख दिया। ठीक है, -5 दे रखा है। एज इट इज अगर बात करूं ए की, तो ए कितना दे रखा है हमको, ए हमको फाइंड करना है, तो अगेन ए को ऐसे कैसे लिख दूंगा, क्योंकि ये फाइंड करना है। प्लस n-1, एन की वैल्यू कितनी दे रखी 18, ठीक है, और माइनस का 1 और इनटू में डी, डी कितना दे रखा है आपको -3, लेकिन ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं -5 तो यही रहेगा, उसके बाद में ए भी यही रहेगा, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 18 में से 1 जाएगा, तो आपका बचेगा 17। ठीक है, और साथ में इधर मल्टीप्लाई में चल रहा है 3। इस तरीके से आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू प्लस होता तो हम इसको बाहर भी लिख सकते थे। ठीक है, वंस अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे -5 फिर ऐसे ही रहेगा, ए
प्लस सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हम इस पे फोकस करेंगे। ए लास्ट तक रहेगा आपका, लास्ट में ही जुड़ता है ए, ध्यान रखना, ठीक है। तो 17 थ्रीजा आपका कितना होता है 51, ठीक है। 51 होता है 17 थ्रीजा, 17 थ्रीजा 51 तो होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये काय का बन जाएगा आपका माइनस का 51। इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर ऑलरेडी प्लस का है, ठीक। आप अगर चाहें तो इसको प्लस माइनस माइनस कर लीजिए या सीधे सीधे उठा के इसको यहाँ भेज दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा ए प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस का 51। अब माइनस का 51 जब उठ के इस तरफ आएगा तो वो बन जाएगा आपका प्लस का 51, ठीक है। इज इक्वल टू आपका क्या चल रहा है ए। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस 51 में से अगर आपके 5 जाएंगे तो ए की वैल्यू आपकी क्या बचेगी 46। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका आंसर, और इसी आंसर को जो है हम उठा के डाल लेंगे सीधे सीधे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि यहाँ पे। तो पहला टर्म हमने थर्ड क्वेश्चन के लिए ढूंढ दिया। अब हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2 और करना है, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन में आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, मतलब लास्ट टर्म दे रखा है, हमको एन निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे गिवन में। हमको ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, डी दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, और उसका लास्ट टर्म हमको दे रखा है। ये तीनों ही वैल्यू डेसिमल में है, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हमारा आंसर भी डेसिमल में है, मतलब कि जो एन हमें निकालना है ये डेसिमल में है, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल में नहीं आती, ठीक है। तो फिलहाल हम जो है सीधे सीधे अपना फार्मूला रखते हैं। फार्मूला क्या बनता है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू में हो जाएगा आपका डी। ए एन की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3.6, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी, ए दे रखा है हमारा माइनस का 18.9, ठीक है। उसके बाद में बात करें प्लस, हमको दे रखा है एन, एन कितना दे रखा है हमको दे ही नहीं रखा, वो तो निकालना है, तो एन की जगह हम रख देंगे एन, और माइनस का हो जाएगा 1। डी कितना दे रखा है, डिफरेंस आपको दे रखा है 2.5 का, ठीक है। तो जो जो चीजें हमको दे रखी है, जितने नंबर्स दे रखे हैं, हमने उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहले तो ये देखो, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस भी नहीं है ना, अगर आप अंदर कर भी देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका जो है कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो बेटर है इस नंबर को उठा के इस नंबर के पास लाके इनका कैलकुलेशन कर दे। इट्स मीन कि ये जो 3.6 है ये तो यहीं रहेगा, ये वाला इधर आएगा तो ये माइनस का काय में बन जाएगा प्लस में, तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 18, ठीक है। 18.9, ये माइनस का उठ के इधर आया तो काय में बन गया प्लस में, ठीक। ये हो गया आपका 18.9 इज इक्वल टू, अब इस तरफ क्या बचेगा आपका, ये बच रहा है n माइनस 1, और इनटू में चल रहा है आपका 2.5। इसमें इसको जोड़ना है, तो देखो 9 में 6 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपका 15, तो कैरी आ जाएगा आपका 1, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, और 19 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 22, ठीक है। एक के पहले डेसिमल था तो यहाँ भी एक के पहले डेसिमल आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या बन गया 22.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या चल रहा है n माइनस 1 अंडर ब्रैकेट, और यहाँ है मल्टीप्लाई में 2.5। अब ये 2.5 जो मल्टीप्लाई में उठ के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा इसके डिवाइड में, तो मैं लिख सकता हूँ 22.5 अपॉन में 2.5। इस तरीके से हमें ये वैल्यू भी मिल गई। अब 9 माइनस 1 तो हमारा ऑलरेडी इधर चल ही रहा है। अब देखो डेसिमल से डेसिमल अब पहले ही काट दो, और 25 के टेबल में ये 225 आता है 9 टाइम, ठीक है। आप चाहे तो 5 से भी काट सकते हैं, 5 टाइम ये कट जाएगा, और ये लगभग 45 टाइम कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से 45 को 9 टाइम काट देना है, डायरेक्टली भी हम इसको 9 टाइम काट सकते हैं। तो हमें जो है हमारा आंसर क्या मिल जाए, सॉरी आंसर तो नहीं मिलेगा अभी, ये जो है आपका हो गया 9 माइनस 1, और इधर क्या चल रहा है आपका, सॉरी n माइनस 1, इधर क्या चल रहा है आपका 9, ठीक है। 9 यहाँ पे मिल गया, n माइनस 1 अभी बचा हुआ है। अब ये माइनस का 1 जब उठ के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, क्योंकि माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब n की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 9 प्लस 1, मतलब कि ये हो जाएगा 10। इस तरीके से हमारी नंबर ऑफ टर्म्स जो रही होगी वो क्या रही होगी 10। तो इसको भी जो है हम हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में भर लेते। फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा था हमारा, फोर्थ वाला, फोर्थ में जो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। मतलब हमें ए भी करना है, डी सॉरी ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है ए एन, ठीक है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से।
चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैंने ऑलरेडी सारी चीजें लिख ली। मतलब गिवन में हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म, डिफरेंस दे रखा है 0 और हमें एन जो दे रखा है अपनी जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 105। मतलब ये एपी बहुत बड़ा बना होगा जिसमें 105 टर्म्स है। ठीक है, एक छोटा सा बेसिक बताता हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए तो हमें जो है फार्मूला ही लेना पड़ेगा, लेकिन एक बेसिक बताता हूँ। जब भी डिफरेंस आपका 0 रहे तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है वही आपकी लास्ट टर्म होगी, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आपका डिफरेंस अगर 0 है, क्योंकि 0 डिफरेंस है तो कुछ जुड़ेगा ही नहीं, वो जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो ऐसी कंटिन्यू चलती जाएगी। तो आप 105 बार लिखो उसको या 1005 बार लिखो, उसमें उसका कोई चेंजेस या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल बात करें तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए अपना रामबाण फार्मूला, मतलब सिर दर्द की गोली। तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रेकेट एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन चूंकि लास्ट टर्म है हमें निकालना है, तो ए एन हमारा एज इट इज चलेगा। ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3.5 प्लस एन, एन दे रखा है हमें 105 माइनस का 1 और इनटू में डी कितना दे रखा है 0। अब ये हो जाएगा आपका ए एन इज इक्वल टू 3.5 और प्लस का अंडर ब्रैकेट कितना बचेगा 104, क्योंकि 105 में से 1 माइनस होगा तो 104 बचेगा और इनटू में क्या चल रहा है आपका 0। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी हो, आंसर क्या होता है आपका 0। तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा 0 बन गया। अब इसमें 0 जोड़ो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ए एन की जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3.5। इस तरीके से हमारी पांचवी वैल्यू भी मिल गई। तो हम जो है इसको अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स हमने बनाए हैं उसमें लिख लेते, तो अपना ए एन कितना हो जाएगा 3.5। इस तरीके से जो है हमने हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपको भी ऐसे ही बारी बारी से सॉल्व करना है। अच्छा, इस फार्मूले को याद कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो जरूरी से ये मतलब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में आपको यही फार्मूला रिपीट करना है, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जल्दी से देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको सबसे पहले एक दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इसके दो सब क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको दो एपी दिख रही होगी। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें कुछ लिखा हुआ है, मैं लिखा हुआ आपके लिए पढ़ता हूं। उसमें लिखा हुआ है 30th टर्म ऑफ द एपी 10,7,4 इज, है ना। आपको जो है इन चार ऑप्शन में से ये बताना है कि एक एपी जो दे रखा है उसकी 30वीं टर्म, मतलब 30वें नंबर पे आने वाली टर्म, या तीसरा जो 30वें पायदान पे या पद पे जो स्थान पे जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको वो बताना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि इसमें गिवन है हमको एक एपी दे रखा है 10,7,4। ठीक है, उसकी हमें जो है 30वीं टर्म बतानी, 30th टर्म। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो एक बार मैं मान लू कि ये एपी जो है 30 टर्म तक ही होगी, है ना। इसका लास्ट टर्म यही होगा, तो लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं ए एन, और ए एन हमको फाइंड करना है। ए एन को चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एन की जगह 30। ठीक है, ए 30 हमको क्योंकि 30th टर्म फाइंड करना है। पहले हम ए एन मतलब लास्ट टर्म फाइंड करते थे, लेकिन लास्ट टर्म ही हमारी कौन सी 30वीं, तो हमें जो है 30th टर्म यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है हम इसका फार्मूला भी देख लेते हैं वी नो दैट करके। यह फार्मूला अगर आपको याद है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आपको पता होगा उसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो फार्मूले में हमें सबसे पहले चाहिए होता है, क्योंकि ए एन तो निकालना है तो ए एन नहीं लिखते हैं, उसके आगे इज इक्वल टू में आता है ए, तो हमें ए चाहिए। ए मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो इस एपी में फर्स्ट टर्म कौन सी है आपकी 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। ये आपको दिया नहीं है, ये आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एन होता है ना, क्योंकि एन माइनस वन होता है ब्रैकेट के अंदर। तो एन मतलब क्या होता है नंबर, नंबर मतलब जो आपकी एपी दे रखी है उसके टोटल नंबर कितने। तो हमने जब बोल दिया लास्ट टर्म कितनी 30th है, तो 30th मतलब 30 नंबर तक तो हमें जाना है, टोटल नंबर कितने होंगे 30 होंगे। तो मैं एन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 30। इसके बाद बात करें तो हमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो लगती है डी, मतलब डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो डिफरेंस जो है आपने आपकी एक्सरसाइज 5.1 में भी निकालना सीखा होगा। अगर डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, दूसरी वाली में से पहली वाली को माइनस कर देते हैं। इसका मतलब A2 में से माइनस करेंगे A1 को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 7, ठीक है, और माइनस A1 कितना आपका
10। अब 7 में से 10 माइनस होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 बचेगा, लेकिन छोटी में से बड़ी माइनस हुए तो माइनस का 3 बचेगा। तो आपको आपका डी भी मिल गया। आपको फाइंड क्या करना है, ए एन मतलब कि A30 आपको फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पे जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, वी नो दैट W K T, ठीक है। वी नो दैट, हम जो जानते हैं, सबसे मेन चीज क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू होता है हमारा फार्मूला A प्लस अंडर ब्रेकेट N-1 इनटू में डी। यही आपका फार्मूला काम आना है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। अब मैं बोलता हूँ ए एन मतलब लास्ट टर्म हमको कौन सी निकालनी है, तीसरी वाली। तो मैं इसकी जगह क्या ये लिख सकता हूँ, A30 इज इक्वल टू ए, पहली टर्म हमारी क्या है 10 प्लस एन हमको कितनी निकालना है, 30 निकालना है, मतलब 30 30 -1 तो जो फार्मूले में दे ही रखा है। एंड डी डिफरेंस कितना निकला हमारा, -3। तो इसको भी ब्रैकेट में लिखें क्योंकि माइनस में, ठीक है। अगेन वही काम करना है जो पहले किया है, A30 मतलब बोर्ड मास अप्लाई करेंगे तो पहले जुड़ेगा तो नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 10 प्लस 30 में से माइनस का 1, मतलब 30 में से 1 माइनस होगा तो 29 यहाँ पे बचेगा। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे माइनस का 3 तो चल ही रहा है। अब जो है हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। इट्स मीन कि A30 यहाँ पे फिर से हमें लिखना पड़ेगा 10 प्लस, अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा कितना होता है आपका 27, कैरी आ जाएगा 2, 3 2 जा 6 में 2 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 87। बट यहाँ ये माइनस का था इसलिए ये भी काय का हो जाएगा, माइनस का। फिर से वही वाला काम करना है, A30 को फिर से लिखना है 10, ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा 87। 87 में से 10 जाएंगे तो 77 बचेंगे, लेकिन छोटी में से बड़ी घट रही है। तो वंस अगेन आपका जो आंसर रहेगा वो काय में रहेगा, माइनस में। तो जो आपकी टर्म रही होगी वो क्या रही होगी, ठीक है, माइनस का 77। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी, आप इसी को लगा लेंगे टिक। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 2 में आपको दे रखा है 11th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू -3 -1/2 2 डैश डैश डैश, मतलब कि हमें आगे के जो है टर्म निकालना। कितनी टर्म है टोटल, 11 टर्म है, हमको जो है 11वीं टर्म इसमें बताना है। अब देखते हैं सॉल्यूशन, जिसमें मैंने गिवन आपको ऑलरेडी लिख दिया है। एपी जो है आपको ये दे रखी है, 11th टर्म निकालना है, मतलब लास्ट टर्म हम 11 को मान लेते हैं, इसलिए हमारी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, ठीक है। तो जो है हम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो सेम काम किया है वही यहाँ पे करना है, ठीक है, सेम एज इट इज काम करना है। मतलब पहला टर्म हमको जो है ए चाहिए, ए हमको पहला टर्म कितना दे रखा है -3, ठीक है। एन हमको जो है पता है, यहाँ पे एन कितना दे रखा है, एन मतलब टोटल टर्म कितनी हो जाएगी 11, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म हम 11 को ही मान रहे। अगर वो इससे बड़ी बोलता तो हम वहां पे वो भी लिख देते, ठीक है। अब बात करते हैं डी की, तो डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1। अब A2 यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम गौर से देखें तो A2 है जो बाद वाला नंबर, मतलब कि -1/2, ठीक है। माइनस यहाँ लगे या ऊपर बात एक ही, लेकिन माइनस ऊपर ही माना जाता है। फिर उसके बाद माइनस, क्योंकि माइनस इसका माइनस है, A1 की वैल्यू कितनी है, वो खुद भी माइनस में, इसलिए माइनस का 3 उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली क्योंकि अगर आप माइनस प्लस में गलती करते हो तो फिर पूरा ही आंसर गलत हो जाएगा। फिर आप कितना भी अच्छा करें आपको उसके शायद ही नंबर मिलना है, ठीक है। तो जो डी की वैल्यू हमारी बनना है वो बनना है -1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस का 3। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका प्लस का 6, और पूरे के अपॉन में हो जाएगा 2। केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा बन गया 6, प्लस तो था ही सही, और माइनस का 1 ऊपर चल ही रहा है, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 2। अब माइनस प्लस कितना होता है, तो आप कहेंगे सर माइनस, मतलब 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 5, और अपॉन में कितना है 2। बड़ी पे प्लस था इसलिए यहाँ भी प्लस लगेगा, इसका मतलब हमें हमारा डी भी मिल गया। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट काम जो हमें करना है, क्या करना है, हमारा फार्मूला रखना है। तो वी नो डेट, फार्मूला जो है हमारा बनता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रैकेट N-1 इंटू डी। अब ए एन तो 11 टर्म तक निकालना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या A11, ठीक है, इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी दे रखी है माइनस का 3, प्लस एन हमारा दे रखा है 11, तो मैं रख देता हूं यहाँ पे 11 -1। डी जो है डिफरेंस हमको दे रखा है, डिफरेंस क्या दे रखा है, हमने खुद ने निकाला है 5/2,
2, तो मैं कॉमा अगर उसको नहीं भी लगाऊं ब्रैकेट तब भी चलेगा, तो 5/2 मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन की वैल्यूज को रख लिया। अब वैल्यूज रखने के बाद में 11 टर्म हम निकाल रहे हैं, माइनस का 3 जो है ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस ये भी ऐसे ही रहेगा, 11 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10, और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, मतलब बाहर कौन चल रहा है, 5/2, ये मल्टीप्लाई में ही है, ये 2 से ये 10 कट सकता है कितनी बार, 5 टाइम। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके लिए बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। अब 5 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा A11 इज इक्वल टू -3, 5 5 जा प्लस का 25, ठीक है। अब प्लस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, इसका मतलब जो हमारी A11 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 25 में से 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 22, क्योंकि बड़ी वाली पे प्लस था इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारी हो जाएगी ये 11, मतलब 11 टर्म हमारी कितनी हो जाएगी 22। तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर आपको 11 टर्म कौन सी दे रखे 22, और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान रखना 5.2 में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू में बनते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, फार्मूला आपको रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन का अगर मोड समझ में आएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। देखते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 और बॉक्स कॉमा 26, मतलब यहाँ पे 3 टर्म दे रखी है। मैंने क्वेश्चन आपके लिए ऑलरेडी लिख लिया, क्वेश्चन में देखते हैं हम, देखो यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड हम मिसिंग है और थर्ड हमारी दे रखी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस तरीके से, क्योंकि हमको देखो इस तरह के जो क्वेश्चन करने होते हैं वो बेसिकली फार्मूला लगा के ही करने होते हैं, लेकिन इसको करने के बहुत सारे जुगाड़ भी होते हैं, ठीक है। हम 2 से 3 मेथड से इसको कर भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो इसका पारंपरिक तरीका है, या कहा जाए कि ऑफिशियल तरीका है, ऑफिशियल टाइप है कि इसको फार्मूला लगा के करें, क्योंकि एनसीईआरटी भी हमसे यही चाहता है। तो हम इसको पहले फार्मूले से समझेंगे। जिन बच्चों को फार्मूले से नहीं समझ में आता उनके लिए कुछ कुछ जुगाड़ भी मैं बीच में बताता रहूंगा, ताकि उनका काम आसान हो जाए और कम से कम वो क्वेश्चन के उनको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनको फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकेंड हमारा मिसिंग है और थर्ड हमको दे रखा है, मतलब निकालना हमें सेकेंड ही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमको फर्स्ट टर्म दे रखा है, इट्स मीन कि हमको ए दे रखा है, ए कितना है हमारे पास में 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म मतलब ए होता है, डिफरेंस मिसिंग है, डिफरेंस हम तब तक नहीं पता कर पाएंगे जब तक कि हमको दूसरा टर्म पता नहीं होगा, है ना। तो डिफरेंस मिसिंग है, हमको लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म मतलब जो हमारी थर्ड टर्म है, ठीक है। थर्ड टर्म में हमारी लास्ट टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 3, तो मैं चाहूं तो इसको n इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारी 3 है। साथ ही साथ उसने लास्ट टर्म दे रखी है, मतलब हमारी ए एन कितनी है 26, या इसको मैं ए एन को A3 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि n इज इक्वल टू कितना लिखा 3, मतलब हमारी जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 26। उसने हमको फर्स्ट टर्म दी और थर्ड टर्म दी है, साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्म कितनी है 3। तो इस तरीके से हम पहले इसको लिख के रख लेंगे। नाउ अब हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रेकेट n-1 और इनटू में होता है आपका डी। अब इस फार्मूले में वैल्यू रखने से लेके अगर मैं बात करूं तो ए एन, एन की जगह हमें क्या रखना है 3, मतलब हमारी जो है थर्ड टर्म हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसके अलावा ए यहाँ पे कितना दे रखा है 2, साथ ही साथ सॉरी ए यहाँ पे दे रखा है, हाँ ए यहाँ पे दे रखा है 2 प्लस एन यहाँ पे दे रखा है हमको 3 -1, और डी हमको पता नहीं है तो डी हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 26, तो क्या मैं इसको 26 रख सकता हूँ, क्योंकि हमको A3 दिया हुआ है ना, और n की जगह 3 रखना था इसलिए हमने ये रख दिया, इज इक्वल टू 2 प्लस पास में 2, और डी हमको नहीं दिया इसलिए डी साथ में चलता रहेगा। अब ये प्लस का 2 उठ के इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2, इट्स मीन की हो जाएगा 26 - 2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना चल रहा है 2d। अब 26 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 24, ठीक है, इज इक्वल टू 2d। इसके आगे अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये उठ के इधर आएगा तो काय में हो जाएगा डिवाइड में, इट्स मीन कि ये हो जाएगा 24/2 इज इक्वल टू डी। तो डी की जो हमें वैल्यू मिलेगी इसको कैंसिल करने के बाद कितनी बनेगी 12, मतलब अब हमें हमारा डी मिल गया है। सबसे पहले तो हमें डी ढूंढना था, डी जब तक नहीं मिलेगा हम सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म कैसे निकाली जाती है, सेकंड टर्म का मतलब होता है A2, और A2 कैसे निकाली जाती है, ए में हम डी को जोड़ते हैं, यही सीखते हैं हम पिछले एक्सरसाइज से, ए में जोड़ा जाता है डी को, ठीक है। अब हमारे पास में A2 तभी निकलेगा, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 प्लस डी हमारा अभी हमने निकाला है 12,
मतलब ये जुड़ के कितना हो जाएगा हमारे पास में 14। इट्स मीन कि जो हमारा आंसर हो जाएगा A2 के लिए वो कितना बन जाएगा 14। ठीक है, ये हमारी फाइनल वैल्यू इस तरीके से आएगी। अब जिन बच्चों को ये तरीका समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक तरीका जुगाड़ का बताता हूँ, उस पर ध्यान देना। देखो एक बात तो कॉमन है कि यहां से यहां तक का जो ये पूरा एपी है मतलब डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो हम जो डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो A2 में से A1 को निकाल मतलब माइनस करके निकाल सकते हैं। दूसरा डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, A3 में से A2 को माइनस करके निकाल सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इट्स मीन कि दोनों ही कंडीशन में हमारा डिफरेंस जो है सेम रहेगा, यहाँ भी जो डी निकलेगा सेम रहेगा, यहाँ भी जो डी निकलेगा वो सेम रहेगा। अब A2 की वैल्यू हमको नहीं दी है, इसलिए A2 की जगह A2 माइनस A1 की हमें दे रखी है तो मैंने रख दिया 2। ठीक है, A3 की हमें नहीं, सॉरी A3 की हमें 26 दे रखी है, माइनस A2 की हमें नहीं दी है तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया A2। अब क्या करेंगे, इस A2 को उठा के A2 के पास ले आऊंगा, मतलब ये हो जाएगा A2, ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का A2। ठीक है, और ये 26 अपनी जगह पे रखा है, ये माइनस का 2 उठ के इधर आएगा तो काय में बन जाएगा प्लस का 2। एज इट इज A2 और A2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये सिंगल A2 ये सिंगल A2, 1A2 जुड़ के हो जाएंगे 2A2। ठीक है, और 26 में जब आप 2 को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 28। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, मतलब 28 के अपॉन में कौन आ जाएगा 2। इससे ही इसको कैंसल आउट करेगा तो जो A2 की वैल्यू है वो हमारी सीधे सीधे कितनी बन जाएगी 14। मतलब बिना किसी मेहनत के हम ये वाला आंसर डायरेक्टली यहां से यहां तक में लिया। क्या बात है, लेकिन एक बात बता दूं आपको, ये वाली प्रोसेस अगर सॉल्यूशन में दी है तो ये अलाउ नहीं होगी, और अगर अलाउ हो भी गई तो आपको नंबर कम आएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि देखते क्वेश्चन किस तरीके का आता है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी अलाउ करती है ये फार्मूला, जब तक आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं करोगे जब तक सॉल्यूशन को वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, इसके नंबर जरूर मिलेंगे लेकिन पूरे मार्क्स मिलने की गुंजाइश कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करना, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वाली मेथड को फॉलो करो। कुछ नहीं करना, बस एक फार्मूला रखना है, ए एन मतलब जो टर्म दे रखी उसके बाद पहली टर्म को तो छोड़ दो आप, आखिरी कौन सी टर्म दे रखी 3, मतलब ए एन की जगह कौन आ जाएगा 3, यहाँ भी एन की जगह कौन आ जाएगा 3। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको डी की वैल्यू मिलेगी, और डी की वैल्यू आपको रखना है बस इसको निकालने के लिए। A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी, मतलब A2 के लिए 2 में आप कितना जोड़ दोगे डी को, मतलब 12 को, तो आपको A2 की वैल्यू 14 यहाँ पे मिल जाएगी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख लिया है, मतलब हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पे मिसिंग है, सेकंड दे रखी, थर्ड मिसिंग है और फोर्थ दे रखी है। इसका मतलब अब जो पिछली जुगाड़ हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी वो यहाँ पे काम नहीं आएगी, हमें यहाँ पे दूसरी जुगाड़ बिठाना पड़ेगी। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ हम जुगाड़ से कम करेंगे और सॉल्यूशन को फॉर्मूले से ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें सेकंड टर्म दी है और फोर्थ टर्म दी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A2 इज इक्वल टू 13 और A4 इज इक्वल टू हमारा 3। ठीक है, अब हमको फार्मूला रखना पड़ेगा। फार्मूला पहले हम रखेंगे यहां से यहां तक के लिए, मतलब सेकंड टर्म दिए सेकंड टर्म तक के लिए फार्मूला रखेंगे, फिर फोर्थ टर्म दिए तो फोर्थ टर्म के लिए फार्मूला रखेंगे। ठीक है, इट्स मीन कि हमें फार्मूला कितनी बार रखना पड़ेगा, 2 बार। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, हियर वी नो दैट। अब जो फार्मूला बनता है हमारा क्या बनता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में होता है आपका डी। अब ए एन के लिए पहले मैं किसके लिए रख रहा हूँ, 2 के लिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मैं A2 रख सकता हूँ, क्योंकि मैं A2 के लिए रख रहा हूँ, सिंपल सी बात है। A2 मतलब n की जगह पे कौन आ गया 2, तो इसका मतलब यहाँ भी n की जगह पे कौन आएगा 2। मुझे पहला टर्म तो पता ही नहीं, इसलिए a की जगह पे क्या रहेगा a। ठीक है, n की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास में 2 माइनस का 1 और इनटू में d। अब आप पूछोगे सर ये n कहां से आया 2, मैं फिर से बता देता हूं, हमने सेकंड टर्म तक के लिए लिया है, सेकंड टर्म के लिए फार्मूला लगाया, तो जैसे सेकंड टर्म के लिए फार्मूला लगाया हमको यहाँ पे n की जगह क्या रखता हुआ दिख गया 2। इससे हमें पता चल गया कि हमारा नंबर ऑफ टर्म हमने कौन से लिए, सेकंड लिए, तो नंबर ऑफ टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 2। पहले हम नंबर ऑफ टर्म कितनी ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म हमको 4 भी लेना पड़ेगी, तो हमको यहाँ पे बाद में n इज इक्वल टू 4 भी रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों चीजों को यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, बाकी ये आपको समझाने के लिए मैंने बस लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, फिर से n में से 1 जाएगा तो हमारे पास में, अब देखो A2 की वैल्यू क्या दे रखी, जो दे रखी है हम वो लिख देते। A2 दे रखा है यहाँ पे 13 और a मिसिंग है फिर से, प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और ये d। 1d लिखूं या सिंगल d लिखूं बात एक ही है। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, 1 का मल्टीप्लाई d में होगा तो वो तो d ही होता है, तो मैं इसको फाइनली ऐसा भी लिख सकता हूँ 13 इज इक्वल टू a प्लस डी। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। एक बात बता दूं, ये 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है,
तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी। इसमें की एक और इक्वेशन बनेगी, तो लीनियर इक्वेशन इन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब आपके पास में दो मेथड है, चाहो तो आप किससे सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व कर लेना एलिमिनेशन से, चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर लेना, आप चाहो तो डी को इधर भेज दो और ए की वैल्यू को उसमें पुट कर देना, ठीक है, अगली वाली इक्वेशन में। और चाहो तो आप इसको जुगाड़ से भी कर सकते हो, जो मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, एलिमिनेशन मैंने कहा है, सब्स्टिट्यूशन का है, आप ये मत सोचना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो आप सीधे सीधे इसमें ग्राफ लगा दो। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब हमको A2 के लिए हमने ये फार्मूला रख के निकाल दिया, अब हम किसके लिए रखेंगे, A4 के लिए रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ, ठीक है। नाउ के बाद A4 के लिए फार्मूला रखेंगे, तो A4 मतलब क्या, ए एन फार्मूला पहले मैं रख देता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम A4 के लिए रख रहे हैं, एन की जगह कौन आ गया, 4। इट्स मीन कि यहाँ भी ए मिसिंग है, क्योंकि अभी हमें हमारा पहला टर्म मिला ही नहीं है। और यहाँ भी एन की जगह कौन आ जाएगा, 4। तो 4 माइनस वन इंटू डी, अभी भी डी हमारा मिसिंग है, तो डी भी हमको यहाँ पे ऐसे ही मेंशन करना पड़ेगा। आगे देखिए A4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी, 3। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 रख दूं, ठीक है। ए हमको दिया नहीं है, प्लस 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और साथ में कितना चल रहा है, डी। इस तरीके से ये जो मिली है हमें इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 2। अगेन देखो, मैंने आपको कहा था ये दो वेरिएबल है ए और डी, यहाँ भी दो वेरिएबल है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन वाला काम नहीं कर रही है हमारा, है ना, चैप्टर नंबर 3। बस ये जो वैल्यू है इस तरफ आ जाएगी सीक्यू से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको जो है उसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं अपना एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट, मतलब अब मुझे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। मैं इसमें से माइनस कर देता हूं। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से माइनस करना, जिसमें से माइनस करना है मुझे उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, मतलब 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3D, ठीक है। अब माइनस किसको करना है, फर्स्ट वाली को, तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, ठीक। माइनस करने के लिए इस तरीके से करते थे हम एलिमिनेशन में, माइनस करने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये नीचे वाली जो भी आपकी इक्वेशन है उनके साइन बदल जाएंगे, मतलब ये प्लस वाला कायम में हो जाएगा माइनस में, ये प्लस वाला कायम में हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस वाला कायम में हो जाएगा माइनस में। अब प्लस का है माइनस का है, तो ये दोनों तो हो गए आपके कैंसिल। अभी यहाँ पे 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा तो 3, सॉरी 10 बचेगा, ठीक है। 13 में से 3 गया तो कितना बचा, 10। लेकिन बड़ी पे माइनस था तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, माइनस। इस तरीके से इक्वल में आपका डी है और ऊपर 3D है। अब 3D में से डी जाएगा, मतलब 3D में से एक डी चला गया तो कितना बचेगा, 2D। इसी तरीके से आप ये 2 जो है उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 10 के अपॉन में, क्योंकि इधर था मल्टीप्लाई में, इक्वल में कितना है, डी। तो डी की जो हमें वैल्यू मिलेगी इसको कैंसिल करने के बाद कितनी मिलेगी, माइनस का 5। इस तरीके से हमें हमारा डी मिल गया। और जब डी मिल जाता है तो हम कोई सी भी जो है एपी को बना सकते हैं या उसका कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें उसका फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो क्या हम सेकेंड टर्म से एपी को बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मैं एक तरीका आपको अभी इधर रफ पेज पे समझाता हूँ। देखिए एक छोटा सा बेसिक जो है, मैंने आपको 5.1 में भी बताया था कि पहले टर्म को तो हम कहते हैं A1 को क्या कहते हैं, ए। अगर हमें दूसरी टर्म निकालना है तो हम क्या करते थे, A1 में हम D को जोड़ देते थे, ठीक है। डिफरेंस को A1 में जोड़ते थे तो A2 निकलता था। मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर मुझे A1 निकालना है तब मैं क्या करूंगा, तो इस डिफरेंट को इधर ले आऊंगा, डिफरेंस को। तो ये अगर मुझे A1 निकालना है तो A2 में से डिफरेंस में माइनस कर दूंगा तो मुझे A1 मिल जाएगा। मतलब मुझे अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो मुझे सेकंड में से डिफरेंस को माइनस करना पड़ेगा। मुझे सेकंड चाहिए होती तो मैं फर्स्ट में डिफरेंस को जोड़ देता था। यहाँ पे मुझे सेकंड मतलब फर्स्ट चाहिए तो सेकंड में से डिफरेंस को मैं माइनस करूंगा, ठीक है। मुझे फर्स्ट चाहिए, सेकंड मेरे पास है, डिफरेंस मुझे मिल गया है, तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नाउ। अब मुझे कौन से टर्म निकालनी, फर्स्ट निकालनी। तो फर्स्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, A1 इज इक्वल टू A2 माइनस डी। हम रिवर्स चल रहे हैं, जब हम आगे जाते हैं तो जोड़ते हैं, जब हम पीछे आते हैं तो घटाते हैं, ठीक है। तो A2 में से डिफरेंस को माइनस करेंगे तो A1, A2 में डिफरेंस को जोड़ेंगे तो A3। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं अगर वैल्यू पुट करूं यहाँ पे, तो A1 अपनी जगह, A2 कितना दे रखा है आपको, 13, माइनस डी आपने अभी निकाला माइनस का 5। ध्यान रखना माइनस इसके लिए अलग है और ये वाला माइनस आपने खुद ने निकाला था। आगे बात करते हैं A1 इज इक्वल टू
13, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस का 5। तो A1 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 13 प्लस 5 मतलब 18। तो हमें हमारा A1 मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, A3 चाहिए। तो A3 कैसे निकालते हैं हम? A3 निकालने के लिए हम A2 में क्या जोड़ते हैं, डिफरेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, तभी निकलता है। या हम A4 में से डिफरेंस को घटा भी सकते हैं। दोनों तरीके, या तो रिवर्स चल के घटा सकते हैं या इसको चल के आगे चल के इसमें डिफरेंस जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट को इधर देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कि हमें A3 की वैल्यू निकालनी है। A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में डिफरेंस को जोड़ देंगे। मैंने अभी आपको समझाया था, A3 निकालने के लिए A2 में डिफरेंस को हम जोड़ देंगे, ठीक है। A3 हमको पता है कितना है, A3 निकालना है, सॉरी A2 हमको पता है कितना है, 13 है। तो A3 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे A3, और A2 की वैल्यू कितनी है, 13। 13 में हमें D जोड़ना है, D कितना है हमारे पास में, माइनस का 5, ठीक। तो A3 की जो वैल्यू बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 13 प्लस माइनस माइनस का 5। और जब आप A3 के लिए 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके लिए, 8। इस तरीके से आपका A3 भी निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप ये दोनों आंसर को इन बॉक्सेस में फिल कर लीजिएगा, साथ ही प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन उतारिएगा। अच्छा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो आप किसी भी मोड में इसको कर सकते हैं। इसका एक जुगाड़ तरीका भी है जो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जुगाड़ बताता हूँ। अब देखा जाए तो इसका जुगाड़ एक्चुअली कुछ है ही नहीं। जुगाड़ जो है ना वो यही है। मुझे एक बात बताइएगा, छोटी सी एक चीज है कि किसी भी एपी को बनाने के लिए पहले टर्म में मुझे डिफरेंस को क्या करना पड़ता है। जैसे पहला टर्म तो ए ही रहेगा, ठीक है। अगर मुझे A2 चाहिए तो मुझे A1 में डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे A3 चाहिए तो मुझे A2 में डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। A2 में डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा। और मुझे A4 चाहिए तो मुझे A3 में डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा। और मुझे A5 चाहिए तब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, A4 में डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा। मतलब हर पिछली वाले टर्म में मैं डिफरेंस को जोड़ता चले जाऊंगा तो मुझे अगली टर्म मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो जुगाड़ भी कहीं ना कहीं हमारी यहीं पे बनती है कि अगर मुझे A2 चाहिए, सपोज करना मुझे A2 चाहिए तो A में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा। अगर A3 चाहिए तो A2 में डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा। मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे A3 चाहिए तो मुझे A2 में डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब A3 तो वहीं रहेगा। A2 की वैल्यू, मैंने A2 की वैल्यू यहाँ पे देखो ना, A2 के लिए क्या करा था, A प्लस डी करा था। तो क्या मैं A2 के लिए A प्लस डी रख सकता हूँ, ठीक है। और ये प्लस का D तो ऑलरेडी चल रहा है। इसका मतलब A3 के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A प्लस डी और डी जुड़ के 2D, ठीक है। अब मुझे A4 चाहिए, ये A3 निकल गया आपका, ध्यान रखना A3 आपने निकाल दिया, A2 आपने निकाल दिया, A1 आपने निकाल दिया। A4 आपको चाहिए, A4 के लिए क्या करते हैं हम, A3 में जोड़ते हैं डिफरेंस को, ठीक है। A3 में जोड़ते हैं डिफरेंस को। तो A4 A3 की वैल्यू क्या अभी हमने निकाली थी, A प्लस 2D। अब इसमें डिफरेंस को जोड़ना है, मतलब एक D और जोड़ना है। तो 2D और D जुड़ के कितना हो जाएगा, ये 3D, ठीक है। तो ये बन जाएगा A प्लस 3D। मतलब आपको एक बेसिक चीज हमेशा याद रखना है कि जब आपको पहली टर्म निकालना है तो वो तो रहेगा आपका A। दूसरी टर्म निकालना है तो आप क्या करोगे, A में जोड़ोगे D, ठीक है। तीसरी टर्म निकालना है तो आप A में जोड़ोगे 2D। चौथी टर्म निकालना है तो आप A में जोड़ोगे 3D। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इन क्वेश्चंस के लिए बेसिक का काम करता है। मतलब ये जो बना है ये फार्मूले से बना है ना। बेसिकली हम जो काम क्या करते हैं, अगर हमको अगले टर्म निकालना है तो A1 में A2 ये वाला काम, जो A3 निकालना है तो A2 में D जोड़ दिया, A4 निकालना है तो A3 में D जोड़ दिया, मतलब D हमारा कॉमन देता है। यहाँ पे D भी जोड़ा है, लेकिन D जोड़ने के बाद क्या हुआ, इस तरीके से कैलकुलेट हो गया तो हमें हमारी जो नई इक्वेशंस मिली, इन इक्वेशन का यूज हम हमारी जुगाड़ में कर सकते हैं सीधे सीधे, और हमारा आंसर निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आपको मैं बताता हूँ, पीछे आप देखिएगा। करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जुगाड़ से, जुगाड़ जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से वैल्यू दे रखी, कौन कौन से टर्म दे रखी। तो उसने A2 दी और A4 दी है। A2 अगर हमें दी है तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, मतलब A में अगर हम D को जोड़े तो हमें A2 मिलता है। अभी जस्ट मैंने आपको बेसिक बताया था। और A2 की वैल्यू कितनी, 13, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 इज इक्वल टू A प्लस डी। इट्स मीन की ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। आगे बात करते हैं हमारी कि हमको A4 दे रखी है, और A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, है ना। 3D कैसा है वो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। और A4 की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, 3।
3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट कर दे या माइनस कर दे तो हमें जो है हमारे ए और डी दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लीनियर इक्वेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में से घटाना है तो उसको ऊपर लिख लेते हैं ए प्लस 3d, और घटाना फर्स्ट को इसलिए उसको नीचे लिख लेते हैं 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। इस तरीके से माइनस करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। 13 में से 3 जाएगा बचेगा 10, लेकिन बड़ी वाले पे माइनस था इसलिए माइनस इज इक्वल टू 3d में से d गया तो बचेगा यहाँ पे 2d। अब ये 2 आके इधर इसको कैंसिल कर देगा तो ओबियस है यहाँ पे 2 से 5 टाइम कटेगा तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। अब हमें हमारा d मिल गया, इस d को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, हमको जो है हमारी a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हमें 1 में रख दो तो मैं इसके लिए लिखता हूं यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है आपकी, 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी, और जो 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू अभी कितनी आई -5। ठीक है, प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा आपका -5 जब उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5 इज इक्वल टू ए। इट्स मीन कि ए की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 18। ठीक है, इस तरीके से आपको ए मिल गया, डी मिल गया। अब आपको जो भी आगे टर्म चाहिए, जैसे हमें a3 चाहिए तो हम a3 के लिए क्या लिखते हैं, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी। यही हमने सीखा था पिछला बेसिक। ठीक है, टाइम सीखा था ये पिछले 5.1 एक्सरसाइज में कि जब भी a3 चाहिए तो a2 में d को जोड़ देंगे। तो a3 के लिए a2 कितना दे रखा है 13 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, प्लस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -5, तो हम यहाँ लिख देते हैं -5। एज इट इज जो है a3 इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 13 -5। तो जो हमारे a3 की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, सॉरी 13 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 8। ठीक है, तो a3 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 8। मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो तरीका है ये जुगाड़ का है ना, ये आपको कम नंबर दिलवाएगा क्योंकि आपको जो है फार्मूला रख के करने से ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही उसी फार्मूले का। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 5.2 के जो सिरदर्द है अगर उसकी कोई एक दवा है तो वो वही फार्मूला है। फार्मूला रखने से एक्चुअली क्या होगा कि आपके कुछ मार्क्स और बन जाएंगे, है ना। तो आप प्रैक्टिस करें कि फार्मूले वाली मेथड से ही करें। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दी है कि बच्चों को एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कंसिडर करूंगा फार्मूला वाली ही करें। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम फार्मूला वाली से करेंगे, उसमें नो जुगाड़ और नो शॉर्टकट्स। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है 5, सेकंड टर्म मिसिंग है, थर्ड मिसिंग है और फोर्थ दे रखी है हमें। ठीक है, फर्स्ट दी है, सेकंड मिसिंग है, थर्ड मिसिंग है, हमको फोर्थ दी है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लेता हूं। तो मुझे ए दिया हुआ है, ए मतलब मेरी फर्स्ट टर्म दी हुई है। उसके बाद उसने मुझे जो है मेरी फोर्थ टर्म दी है, मतलब A4 दिया है। A4 कितना दिया है मुझे 9.5, मतलब 9.5। 9.5 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, तो 2 9 जा 18, 18 में 1 जोड़ा तो 19/2। ऐसा करने से मुझे थोड़ा जो है कैलकुलेशन आसान लगेगा, है ना, मेरे आंसर जो है जल्दी आ जाएंगे। अब इसको भी सेम क्वेश्चन को हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। हमको A4 दे रखा है, A4 के लिए हम फार्मूला लगाएंगे A4, है ना। AN हमारा AN क्या हो जाएगा, लास्ट लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा A4 हो जाएगा। तो मैं फार्मूला रखता हूँ, सबसे पहले A4 के लिए रखेंगे हम, है ना। तो A4 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला जो बनेगा हमारा बनेगा AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ए की जगह अब n नंबर ऑफ टर्म हमारी टोटल कितनी है 4 है, तो A4 के लिए फार्मूला बनेगा, मतलब n की जगह कौन हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, जब यहाँ n की जगह 4 हुआ तो यहाँ पे कितना बनेगा 4 बनेगा। तो a हमको कितना दे रखा है 5, प्लस n की जगह कितना हो जाएगा 4, माइनस का हो जाएगा 1, और d अभी हमें तो पता नहीं है। ठीक है, अभी तक हमको पता नहीं चला। A4 की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी यहाँ पे 19/2, तो रख दे A4 की वैल्यू 19/2 रख दी, प्लस सॉरी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, और साथ में कौन चल रहा है D।
आपको कुछ नहीं करना है, ए एन था, नंबर ऑफ टर्म 4 थी तो हमने A4 रख दिया। A4 की वैल्यू कितनी दे रखी, 19/2 दे तो ये रखी थी, लेकिन हमने इसको वापस से प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला तो 19/2 हो गया। अब 19/2 इज इक्वल टू 5 अपनी जगह, ए हमको मिल चुका था, पहला टर्म तो दे रखा है तो ए रख दिया। साथ ही साथ एन, एन अभी मैंने बताया 4 है टोटल, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा। डी हमको हमारा अब यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो 19/2, अब ये 5 उठ के इधर आएगा तो कायम हो जाएगा माइनस में, और इधर कौन चल रहा है आपका 3D। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 5 जा कितना हो जाएगा, ये 10, तो 19 माइनस हो जाएगा 10 और पूरे के अपॉन में हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 3D। अब 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9 अपॉन में 2 इज इक्वल टू आपका 3D। अब ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इट्स मीन कि ये बन जाएगा 9/2 इंटू में 3 इज इक्वल टू में डी। ये 3 से ये 9 काटेंगे 3 टाइम, तो आपको जो डी की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 3/2, ठीक है। इस तरीके से हमको डी मिल गया। अब डी मिल जाने से, फर्स्ट टर्म मिल जाने से हमको जो चाहे वो हमको टर्म निकला लो, हम सारी निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि a इज इक्वल टू हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। हमको A2 निकालना है। A2 कैसे निकालते हैं, A में D को जोड़ दो, मतलब 5 में D कितना है 3/2, इसको जोड़ दो तो 2 5 जा कितना होता है 10, और 10 में 3 जोड़ा तो 13/2, ठीक है, शॉर्टकट बता दिया। 2 5 जा 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13/2। आगे बढ़ते हैं, हमें कौन से निकालना है, A3 भी निकालना है। सर A3 भी निकाल के बताओ, A3 कैसे निकालते हैं हम, A2 में क्या करते हैं, D को जोड़ देते हैं, यही करते आए हैं। A3 निकालने के लिए A2 में D को जोड़ देंगे, A4 निकालने के लिए A3 में D को जोड़ देंगे। तो A2 कितना है हमारे पास में, अभी जस्ट निकाला हमने 13/2, प्लस डिफरेंस कितना है हमारा 5, ठीक है, सॉरी डिफरेंस है हमारा 3, इधर लिख देता हूं प्रॉपर 3/2। अब इसको जोड़ना है, नीचे के डिनोमिनेटर तो सेम है तो 2 का 2 हो जाएगा, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा 16। एक बार फिर बताता हूँ, डिनोमिनेटर सेम होने से वो एक ही बार लिखाएगा और ऊपर के जो न्यूमरेटर से वो आपस में जुड़ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको हमारा A3 भी मिल गया, A2 और A3 हमको दोनों मिल गए हैं, है ना। तो मिसिंग टर्म या तो आप इस तरीके से वर्ड्स में लिख सकते हो, पर ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसमें कि मिसिंग वैल्यू वाले के फाइंड द मिसिंग वैल्यू, तो आपको आंसर लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। हैंस द मिसिंग टर्म्स आर, ठीक है। मिसिंग टर्म्स कौन कौन से ढूंढी आपने, A2 ढूंढी और A3 ढूंढी। A2 कितनी थी 13/2, कॉमा A3 कितनी थी आपकी 16/2। एक चीज और, 16/2 को आप काट करके ऐसे 8 भी बना सकते हैं ना, तो यहां पर भी आप चाहें तो इसकी 16/2 की जगह क्या लिख सकते हैं 8, ठीक है। तो 13/2 और 8 जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि आपको यहाँ पे जो है 2 एक्स्ट्रा टर्म फाइंड करनी। पहले आपने थर्ड और सेकंड और थर्ड निकाली थी, इस बार आपको फोर्थ और फिफ्थ भी निकालना है। टोटल 6 टर्म दिए हुई है, ठीक है। एक सबसे खास बात ये है इसकी कि इसमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे दी है, जिससे हमें बड़ा आसान हो जाता है डी निकालना। डी निकालने के बाद जो है हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको डी और ए को यूज करके हम आगे की जितने टर्म बनाना, चाहे 6 बनाना हो या 60 बनाना हो, हम बना के दे देंगे भैया तुझे। लेकिन सबसे पहले हमको हमारा डी निकाल लेने दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर। अब मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्यूशन के तौर पे आ गया, ठीक है, ना कि ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, ना किसी तरीके से, एक सॉल्यूशन के तौर पे आएगा प्रॉपर। तो किस तरीके से करना है, हियर आपको क्या क्या दे रखा है तो आप यहाँ लिख देंगे, गिवन भी लिख सकते हैं, ठीक है, हियर की जगह आप गिवन भी लिख सकते हैं। गिवन A1 आपको दे रखा है, यानी कि A दे रखा है -4, ठीक है। साथ ही साथ आपको 1 2 3 4 5 6, मतलब कि A6 की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी 6, ठीक है। A6 हमारा कितना है 6। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ टर्म भी कितनी 6 है, तो n की वैल्यू भी यहाँ कितनी हो जाएगी 6। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। A मतलब -4 पहला टर्म, उसके बाद में ए लास्ट टर्म कौन सी है A6, लास्ट टर्म हम A6 लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 6, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमारा फार्मूला लगाते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। ए एन, एन की जगह क्या रख देंगे 6, मतलब हमें 6 टर्म के लिए निकालना है, तो मैं लिख देता हूं ए 6 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी माइनस का 4 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 6, तो मैं लिख देता हूं 6 माइनस 1 इंटू डी हमको निकालना है। अब यहाँ पे ए 6 ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं जो दे रखा है उसकी वैल्यू लिख दूं। ठीक है, मेरा काम आसान हो जाएगा। -4 प्लस 6 में से 1 गया तो बचेगा 5 और साथ में कौन चल रहा है आपका डी। ये माइनस का 4 उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 और साथ में चल रहा है आपका 5d। 6 और 4 जोड़ के कितने हो जाएंगे आपके 10 और साथ में चल रहा है आपका 5d। 5 जब उठ के इधर आएगा तो ये जो है 10 के अपॉन में पहुंच जाएगा इस तरीके से, और इससे इसको जब कैंसिल करोगे तो 2 टाइम कटेगा। इट्स मीन कि जो हमें हमारा डी मिला है वो कितना मिला है 2, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 2। अब भाई साहब हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है, हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब सोने पे सुहागा है। अब कुछ नहीं करना, ना कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे चलना है कि हमें ए दे रखा है, मतलब A1 कैसे लिखते हैं हम, A1 को A लिखते हैं और A की वैल्यू कितनी दे रखी है -4। इसके बाद हम A2 लिखते हैं, A2 कितना बनता है हमारा, A2 कैसे करते हैं A प्लस डी, और A की वैल्यू कितनी है अपने पास में, A की वैल्यू है -4। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है -4 प्लस डी मतलब 2, डी की वैल्यू कितनी है 2। अब माइनस प्लस माइनस मतलब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ी माइनस की थी तो माइनस का। अब हमें A3 निकालना है, A3 निकालने के लिए क्या करेंगे A2 में डी जोड़ देंगे, और A2 कितना निकला हमारे पास में -2 प्लस हमारा जो डी है वो भी कितना है 2, प्लस का 2 है। अब ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो गए तो बचेगा क्या हमारे पास में 0, क्योंकि सेम थे दोनों, वैसे भी माइनस हो जाएगा तो 2 में से 2 जाएगा 0 ही बचेगा। आगे बात करते हैं, हमें हमारा A4 भी निकालना है। देखो A2 निकाल दिया, A3 निकाल दिया, अब A4 निकालना है। A4 का फार्मूला क्या बनेगा, सेम चीज, A3 में क्या कर देंगे डी को जोड़ देंगे, और A3 की वैल्यू अभी निकाली 0 प्लस डी हमारा कितना है 2। अब 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 होगा, एक बात ध्यान रखना 2 में 0 जोड़ो 20 मत लिख देना, ठीक है। 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से हमारी जो मिसिंग वैल्यू है वो हमने निकाल दी, 4 मिसिंग वैल्यू थी, ठीक है। A2 निकाल दी, A5 भी अभी हमें निकालना है, तो A5 कितना हो जाएगा A4 प्लस डी, और A4 की वैल्यू अभी हमने निकाली 2, और डिफरेंस कितना है 2, मतलब डिफरेंस तो सेम चलेगा, 2 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा ये 4। इस तरीके से हैंस द मिसिंग टर्म्स आर, ठीक है। मिसिंग टर्म्स कौन कौन सी हमारी, -2, -0, -2, -4, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूरा की पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म मिसिंग है, और फर्स्ट टर्म जब भी मिसिंग होती है तो हमें जो है एलिमिनेशन मेथड वाली 2 इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करके हम हमारा डी निकालेंगे। डी निकालने के बाद हम जो है ए निकालेंगे, ए निकालने के बाद ही हम आगे के टर्म को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा काम है इसमें, लेकिन पूरी 6 टर्म है, 6 में से 2 दे रखी, हमको 4 ढूंढनी है। 4 ढूंढने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगी, क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन कर लेंगे आसानी से। मैंने फिर बता रहा हूँ कि आपको जुगाड़ भी बताई थी, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप फार्मूले कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि फार्मूला ही इस एक्सरसाइज की जान है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमको जो दे रखा है उसको लिख लेते। तो A2 हमें दे रखा है 38, और उसके बाद में A6 दे रखा है माइनस का 22, ठीक है। ये दोनों बातें दे रखी है। आगे वी नो दैट, हम फार्मूला एक ही बार लगाएंगे, और एक ही बार लगाने के बाद कॉन्सेप्ट कर लेंगे। तो फार्मूला क्या बनता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन सबसे पहले किसके लिए रखेंगे, A2 के लिए, तो A2 रख दो, मतलब एन की जगह कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस एन की जगह आ गया 2 माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे बताओ A2 की वैल्यू कितनी है 38, ठीक है। ए प्लस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई डी में होगा तो डी। इस तरीके से हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस बार ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, शॉर्ट में बताया थोड़ा सा। आगे बात करते हैं, अब हमें A6 के लिए रखना है, तो फार्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे ए इन की जगह कौन आ जाएगा A6, ठीक है। A6 हमें मिल गया, तो ए तो मिला ही नहीं है, तो ए तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा। इस बार एन की जगह पे 6 आएगा, क्योंकि पहले एन की जगह पे 2 था, A2 था इसलिए।
अब A6 है तो n की जगह पे कौन आएगा 6 -1 इंटू डी। अब A6 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है टर्म 22, ठीक है। A प्लस 6 में से 1 गया 5 और 5 का मल्टीप्लाई डी में होगा तो 5d। इस तरीके से हमें हमारी इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गई। अब क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है सीधे सीधे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो जिसमें से घटाना है उसको पहले लिख देते हैं, तो -22 इज इक्वल टू ए प्लस 5d, और जिसको घटाना है फिर उसको लिख देते हैं, मतलब माइनस करना है 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी। ऐसा लाइन खींचेंगे क्योंकि माइनस करना है, माइनस का साइन लगाएंगे तो नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, मतलब ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। तो ये दोनों तो हो जाएंगे आपके ए और ए कितने कैंसल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। इसके बाद ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो देखो 38 में 2 जोड़े 40, 40 में 20 जोड़े तो 60, मतलब ये हो जाएगा 60, लेकिन दोनों माइनस के थे इसलिए माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे 5d जो है आपका प्लस का है और ये d जो है आपका माइनस का है, तो 5d में से एक d माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 4d। चूंकि आपका जो ये d था ये माइनस का था छोटा वाला और बड़ा वाला प्लस का था, इसलिए यहाँ भी साइन काय का रहेगा प्लस का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये 4d जो इधर मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो काय में हो जाएगा इसके डिवाइड में, मतलब माइनस के 60 में कौन आ जाएगा 4 इज इक्वल टू बचेगा आपका d। 4 से जब आप 60 को काटोगे तो 15 टाइम कटेगा, इट्स मीन कि d की जो वैल्यू बनेगी हमारी बनेगी माइनस का 15, और d को आप लिख दोगे बॉक्स में। अब या तो इस डी की हेल्प से आप ए निकाल लो, है ना। कैसे निकालोगे, इस डी को उठा के रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो आपका ए निकल जाएगा, या मैं आपको डायरेक्टली ऑलरेडी बता चुका हूं क्या करेंगे, हमको डी निकाल, मतलब डी दे दिया है, हमको फर्स्ट टर्म निकालनी, सेकंड दे रखी, तो सेकंड में से अगर मैं डी को माइनस कर दूं तो फर्स्ट, क्योंकि देखो फर्स्ट जो भी टर्म रही होगी उसमें डिफरेंस जुड़ा होगा तब तो सेकंड आया होगा। अगर मैं वापस डिफरेंस को माइनस कर दूं तो मुझे कौन मिल जाएगा, फर्स्ट मिल जाएगा। इट्स मीन कि अगर मुझे A2 चाहिए, सॉरी अगर मुझे A1 चाहिए, ठीक है, A1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, A2 में से डिफरेंस को माइनस कर दूंगा। इट्स मीन कि मेरे को अगर A1 चाहिए तो A2 कितना दे रखा है 38, और डिफरेंस कितना है मेरा माइनस का 15, माइनस करना है इसके ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस। इट्स मीन कि 38 प्लस कितना हो जाएगा ये 15, ठीक है। तो अब आप इसको जोड़ देंगे तो 38 और 15 जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 53, तो ये जब आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 53। नेक्स्ट काम आपको निकालना कौन से टर्म है, देखो A2 तो दे रखी, A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए आप क्या करते हैं, A2 में D को जोड़ते हैं, यहाँ A2 में से माइनस करा था, यहाँ D को जोड़ना है, ध्यान रखना है, यहाँ माइनस करा था, यहाँ जोड़ना है। आगे चलते हैं, A2 में D को जोड़ना है, ठीक है। अब A2 कितना है अपने पास में 38, और D कितना है अपने पास में माइनस का 15, D तो सेम ही रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 15। पिछली बार डी को जोड़ा था, इस बार डी को आपको घटाना है, तो 8 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 3, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 2। बड़ी पे प्लस, मतलब बड़ी में छोटी घटी तो साइन का तो कोई सवाल ही नहीं है। आगे का जो हमारा टर्म है वो कौन सा है, A4। A4 के लिए क्या करेंगे, A3 में डी को जोड़ देंगे, यही तो हमने सीखा है। A3 कितना आया अभी हमारा 23 आया, प्लस डी कितना है हमारा माइनस का 15, वंस अगेन प्लस माइनस माइनस, इट्स मीन 23 माइनस हो जाएगा 15। अब 23 में से जब आप 15 को माइनस करोगे तो अब बचेगा आपका 8, ठीक है। इस तरीके से अब हमें निकालना है A5, तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 में D को जोड़ देंगे। A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 8, प्लस यहाँ पे A जो आपका डिफरेंस है वो सिमिलर रहेगा, मतलब कि माइनस का 15। वंस अगेन ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इट्स मीन A माइनस का 15। अब आपको 8 में से 15 को माइनस करना है, ध्यान रखना, आपको 8 में से 15 को माइनस करना है, या 15 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। 15 में से 8 को माइनस करा तो 7, लेकिन छोटी में से बड़ी घटी, इसके लिए साइन का आएगा माइनस का। तो इस तरीके से हमारी A1, A3, A4 और A5 मिल गई, ठीक है। इस तरीके से हमारी मिसिंग वैल्यूज मिल गई, पर हमें लिखना पड़ेगा, या तो आप देयरफॉर करके लिखेंगे या हेंस करके लिखेंगे। देयरफॉर करके लिखेंगे तो एक साइन ही लगाना पड़ेगा, पर ये भी काउंट हो जाएगा। देयरफॉर द मिसिंग टर्म्स आर,
मिसिंग टर्म्स कौन कौन सी थी? एक तो 53 थी, ठीक है, जो आपने निकाली। एक फर्स्ट टर्म भी थी, सॉरी, फर्स्ट टर्म कौन सी थी आपकी? पहली वाली टर्म A1, ए कितना निकाला आपने? हाँ, A1 ही फर्स्ट टर्म था ना, ए निकाल दिया आपने, तो 53 कॉमा A3 निकाला 23 कॉमा A4 निकाला 8 कॉमा A5 निकाला आपने -7। मतलब 4 टर्म मिसिंग थी, चारों आपने फाइंड कर दी। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉपर इसके नंबर भी पूरे मिलेंगे, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में आपको सेम फार्मूला रख के करना है। ये an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो जब यही फार्मूला रख के करना है तो हम फिर जुगाड़ क्यों बिठाए? तो इसको करने से प्रैक्टिस भी होगी, दूसरे क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होंगे। तो ये था मेरे बच्चों अब तक का पार्ट 1, मतलब कि अभी हमने 3 क्वेश्चन ही किए पार्ट 1 में। अभी हमारा सिरदर्द और बाकी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस का मोड बदल जाता है। तो जो सेम मोड वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इसी पार्ट में रख दिए। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप पार्ट 1 या कहीं ये जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि देखो आगे चल के ये जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें इसका बेसिक काम आने वाला है। तो अगर आपकी ये मोड क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगी, अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से डाउट्स क्लियर कीजिए। मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन रुको जरा, सबर करो। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैथ्स वाले सर आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, ठीक है। ये आपका कर्तव्य है, जिस तरीके से मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। इनको जो है जितने वीडियोस हैं जो आपके दोस्त हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, कई बार क्या होता है स्कूल में लेक्चर के कारण वो अपने टीचर से डाउट पूछ नहीं पाते हैं और वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो मैंने बिल्कुल बेसिक और डिटेल में आपको पढ़ाया है, कोशिश करूंगा और भी अच्छे से मैं कर पाऊं आगे, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दे। चलिए फिर से थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।